डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडुटेरी या करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 की जो नई बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हम 3 दिनों में 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। शेष सेट एक एक करके 3 दिनों में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में कंप्लीट करते जाएंगे। इसलिए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं डिस्कस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? रामसर स्थल की बात किया जाए तो रामसर जो है वह ईरान का एक शहर है जहां पर 1971 ईस्वी में एक संधि हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसमें आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की बात कही गई थी, जो 1975 से लागू है। 1975 से लागू है और इसके तहत भारत में अभी तक 46 ऐसे स्थान हैं जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसी में दीपोरविल जो यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है, इसको पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। दीपोरविल वन्य जीव अभयारण्य यह असम में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? 53वां बाघ अभयारण्य की अगर बात किया जाए तो भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है तो वह हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 53वां वन्य बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। अगर जो बात करें भारत का पहला बाघ रिजर्व की तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1973 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। बात करें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य का तो वह हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगर बात करें हम सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भारत का तो वह हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार से अगर बात कर लें विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की तो वह नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है। और एक और बात है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 2967 बाघ हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज़्यादा बाघ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है जहाँ पर 524 बाघ हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें भारत सरकार ने टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वह 1953 में की थी और टाइगर को संरक्षण के लिए हम लोग 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। भारत का अगर 52वां पूछा जाए कि कौन सा है टाइगर रिजर्व तो वह हो जाएगा रामगढ़ बिसदाड़ी। अगला प्रश्न होता है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? अगर जो बात कर लें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी और इसमें अभी वर्तमान में 3 नए देश आ चुके हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। अगर बात कर लें ब्रिक्स देशों की तो ब्रिक्स पहले जो था ब्रिक था, यानी 4 देशों का यह संगठन था जो कि विकास करने वाले देशों का एक संगठन है। इसमें थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 थे। लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2009 में की थी और 2010 ईस्वी में इसमें एक और नया देश आ चुका था जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह 2015 में स्थापित हुआ था। अब इसमें 3 नए देश आ चुके हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। इसलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर जो बात कर लें कि इसके अभी ब्रिक्स के ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का एक बैंक है, इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, और 2021 में ब्रिक्स देशों के बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो भारत ने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी भारतीय डाक पेमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो आंसर इसका जो हो सकता है वह होगा जे वेंकट रामू को। जे वेंकट रामू
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक हैं। अब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हो गई है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं जे वेंकट रामू हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई थे शहीद बाबूराम को मरणोपरांत शांति काल के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, उससे सम्मानित किया गया था। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वह होता है अशोक चक्र। इसी पुरस्कार से श्री बाबूराम को सम्मानित किया गया, जबकि इनके साथ एक और व्यक्ति जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो कि दूसरे नंबर का है उसको कीर्ति चक्र कहते हैं, अल्ताफ हुसैन को प्रदान किया गया था। यानी कि यहाँ पर अशोक चक्र जो मिला था वो श्री बाबूराम को और कीर्ति चक्र जो मिला था वह मिला था अल्ताफ हुसैन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युद्धाभ्यास में जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इंद्र युद्धाभ्यास का, तो इंद्र जो होता है वह रसिया के साथ होता है। जायर तलवार यह होता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। जायर अलबहर ये कतर के साथ होता है और ब्रज प्रहार यह अमेरिका के साथ होता है। तो इस तरह से आप इसको सही सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसकी जो मेजबानी थी वह भारत ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? देखिए, अगर बात कर ले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, तो इसकी शुरुआत जो थी वह 1 मई 2016 को हुई थी। 1 मई 2016 को, और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है उज्ज्वला योजना पार्ट 2 यानी पार्ट 20, इसकी जो शुरुआत थी वह यूपी में ही महोबा से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा यूपी महोबा। अगर पार्ट 1 की बात करें तो वह बलिया से हुआ था। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स की बात कर लें तो 181 देशों की सूची में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि इसमें पहले स्थान पर वह कौन था? सिंगापुर था। पहले स्थान पर सिंगापुर था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 122वां है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी 48वें नंबर के NV रमन्ना हैं, जबकि पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम HJ कानिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो वहाँ पर जो 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है यह रूस के सहयोग से किया जा रहा है निर्माण। अगर बात कर लें हम यहाँ पर रूस की, तो रूस के सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व जो मनाया जा रहा है वह छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विश्व का पहला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में विश्व का पहला हाथी यानी हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरुआत 1992 में किया गया था और हम 12 अगस्त को विश्व एलिफेंट डे बनाते हैं, यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। और उत्तराखंड की अगर बात कर लें गवर्नर की, तो अनसुईया उइके और CM भूपेश बघेल हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है रिनेगेड्स बोर्न इन द USA। पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, दोनों, ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के लिए
कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो इसके लिए जो आयु सीमा है वह है 70 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा के व्यक्ति पात्र होते हैं? 70 वर्ष के व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनेगी वह केरल में। ठीक है, अगर बात करें केरल के मुख्यमंत्री का नाम तो पिनरई विजयन हो जाएंगे और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे? ये थे टेकचंद। ठीक है, पैरा हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु, इनको जो था ओपनिंग सेरेमनी में ध्वज फहराना था, लेकिन ये कोविड-19 के संक्रमण के कारण ये कार्य नहीं कर पाए, तो इनके जगह पर भाला फेंक के जो एथलेटिक्स हैं टेकचंद, इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज का झंडा फहराया था। अगर बात करें पैरा ओलंपिक की, तो इसमें 5 गोल्ड भारत ने और 8 रजत और साथ में 6 कांस्य सहित कुल 19 पद जीते थे, जिसमें से इसका स्थान 24वां रहा था। भारत का स्थान 24वां रहा था। भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड था, 8 रजत था और 6 कांस्य था। जबकि इसके समापन समारोह में ध्वजारोहण किया था किसने? अवनी लेखड़ा ने, जो कि निशानेबाज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। अगर बात करें फार्म मिन्ह चिन्ह की, तो ये हो जाएंगे फार्म मिन्ह चिन्ह जो हो जाएंगे ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, मिन ऑन्ग हलिंग ये हो जाएंगे म्यांमार के प्रधानमंत्री, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति और इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? सलाम दिल से जो पहल है वो एक बैंक के द्वारा यानी HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 194 देशों की यह सूची में भारत का स्थान जो है 100 में से 97.5 अंक ला करके 10वां स्थान दिया गया है। 151 देशों में 191 देशों में भारत का स्थान 10वां है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है। देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? बार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक यह मेरठ में खोला जाएगा। अगर बात कर लें भारत का पहला ब्लड बैंक जो कि लुधियाना में खोला गया है वह है कुत्तों का। पूछा जाता है कुत्तों का पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? लुधियाना में। जबकि यहाँ क्वेश्चन है बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स का स्मारक कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? भारत का गगनयान मिशन जो है वह GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत पहले 2 मिशन जो हैं वह गगनयान मानव रहित होगा, उसके बाद जो है मानव सहित मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो यह दिसंबर में होने वाला है, तो GSLV Mk3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं वह हैं क्रिस गेल। सही आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। और T20 में 500 छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है? यह भी क्रिस गेल हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 3000 रन पूरे किए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह माह हो जाएगा सितंबर का माह। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा जाइकोव डी। जाइकोव डी जो है एक DNA वैक्सीन है जो कि कोविड-19 का वैक्सीन है। इससे पहले भारत बायोटेक ने अमेरिका कंपनी के साथ ओरल वैक्सीन बनाने की पहल शुरू कर दी है। अगला प्रश्न हो जाएगा अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है?
तो फ्लोटिंग एटीएम की बात कर लें, यह एक ऐसा एटीएम होता है जो कि नाव या जहाज पे जो पानी में चलते रहता है उसी पर एटीएम को रखा जाता है और उसे पैसे वगैरह निकाले जाते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले बात कर लें तो यह केरल के कोच्चि में शुरू हुआ था, जो कि एसबीआई ने ही 2004 में लगाया था। और यह एर्नाकुलम से व्यापीन के बीच में नौका पर लगा हुआ एक एटीएम है। लेकिन अभी हाल ही में एसबीआई ने श्रीनगर के डल झील में फ्लोटिंग एटीएम को लगा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वह भारत ने अगस्त महीने के लिए संभाला है। आपको पता है कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में जनवरी में चुना गया था और इसे अगस्त के लिए महीने भर के लिए अध्यक्षता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना जो है भारत के सहयोग से ही बनाया गया था भूटान में और इसी को इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? डिजिटल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया भारत का भीम यूपीआई, जो कि एक बैंकिंग प्रणाली के तहत कार्य करता है जिसमें ट्रांजैक्शन करना बहुत ही सरल और सुगम होता है, इसको भारत की एक पहला पड़ोसी देश भूटान ने अपना लिया है। तो आंसर हो जाएगा इसका भूटान। नेक्स्ट प्रश्न। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत जो है आसियान देशों के लिए अब मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किस देश से कर? अगर बात कर लें आसियान की, तो आसियान की स्थापना 1967 में हो गई थी बैंकॉक थाईलैंड में। आसियान में वर्तमान में 10 देश सदस्य हैं और इसकी मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अभी इस प्रश्न के अनुसार आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड इसरो के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। पीयूष गोयल क्या है? तो पीयूष गोयल को सुमेलित करते हैं कपड़ा मंत्रालय से। पीयूष गोयल के पास जो है वह कपड़ा मंत्रालय है। स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर की बात कर लें तो ये सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री हो जाएंगे। और पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएंगे जापान। जापान के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी में प्रसार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक में इस बार टोटल 5 खेलों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा 5, लेकिन आप बुक में देखिएगा तो उसमें 4 ही दिया हुआ है। तो ये हम आपको बताते हैं कि ये 5 नए खेल जो कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं कौन कौन है। तो पहला हो जाएगा सर्फिंग, दूसरा हो जाएगा स्केट बोर्डिंग, तीसरा हो जाएगा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा हो जाएगा कराटे और पांचवा हो जाएगा बेसबॉल। ये 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन का, तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीत करके 48वें स्थान पर रहा था और इसका जो शुभंकर था मिराई तोबा था। समापन समारोह में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक थे। ये था टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर इसका हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने भारत में खादी प्राकृतिक पेंट को बढ़ावा देने के लिए खुद को ही इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे या कौन है गुजरात के नए मुख्यमंत्री? गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल इसके नए मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात कर लें यहाँ के गवर्नर का, तो नाम है गवर्नर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया? तो बूटा सिंह पंजाब के हैं। इन्होंने अकाली दल के ओर से अपने राजनीति में पदार्पण किया था। अगर बात कर लें बूटा सिंह की, तो ये अकाली दल से संबंधित थे और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लोकसभा में अभी तक 8 बार ये संसद रह चुके थे और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी अपना
सेवा दे चुके थे। महिला एशियाई फुटबॉल कप जो है 2022 का आयोजन यह कहाँ पर होगा, तो यह इंडिया में ही होने वाला है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है, तो उनका जो 4 साल का कार्यकाल का वर्णन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित किया जाएगा। अभी कोविड-19 कारण हैदराबाद और पुणे का जो इंस्टीट्यूशन है वह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, तो इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हैदराबाद और पुणे में ही 2 दवा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। हैदराबाद और पुणे इसका सही आंसर होगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन हो जाएंगी, तो इसका जो कल्पना चावला को पता ही है, सुनीता विलियम्स, ये दोनों ही भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना चावला का कोलंबिया विमान से दुर्घटनाग्रस्त के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और तीसरी जो महिला है उसका नाम है सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला यह भारतीय मूल की तीसरी महिला है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। अगला, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस स्थल को हटा दिया गया, तो इंग्लैंड के एक स्थल है लिवरपूल को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया। यदि यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है और यह विश्व धरोहर सूची जारी करता है। भारत में ऐसे ही 38 विश्व धरोहर सूची अभी भी यूनेस्को के द्वारा शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है, तो वह हो जाएगा बेंगलुरु मेट्रो जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, वहाँ पर 500 मिलियन लोन की स्वीकृति दे दी गई है। अगर मेट्रो की बात करें तो पहला मेट्रो भारत का कोलकाता मेट्रो, उसके बाद में दिल्ली मेट्रो, यह सारा आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर यानी वाटर से होकर जाने वाला मेट्रो जो है वह कोलकाता मेट्रो जो कि हुगली नदी के नीचे से बह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है, तो यह डाटा तैयार करने के लिए इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर युक्ति धारा पोर्टल की शुरुआत की है। युक्ति धारा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करेगा, जिसमें कि गांव को विकास करने में सहायता प्रदान होगी। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर राज्य का एक बहुचर्चित लाई हरोबा महोत्सव होता है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है मेन रूप से। अगला है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है। नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके फिल्म को शामिल किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो होता है वो चमोली उत्तराखंड में है। चमोली उत्तराखंड में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। यह सर्वेक्षण 2020-21 में किया गया था। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम सबसे ज़्यादा 1% वाला है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। भारत का राजकोषीय घाटा 6.8% है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में रखा गया है। तो ये थे टोटल 50। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।